Good afternoon, student. Today we are going to take lecture on welding, their advantages and disadvantages of the welding. Second topic will be covered classification of the welding. Third one will be weldability. So, in previous lecture we have completed mainly two topics. First one, what are the wear involved in grinding wheel, and second one, definition of the welding. So let's start the topic. Welding, their advantage. What is welding? Welding, as already discussed in the previous lecture, welding is the joining process of two similar and dissimilar metal with or without the help of heat, filler metal with or without the help of heat, filler metal, and third one, प्रेशर. हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और बताया भी था कि डिफिनीशन ऑफ दिस वेल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज इट. आपको मेमोराइज करना है. क्या है, व्हाट इज़ वेल्डिंग? वेल्डिंग इज़ द ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑफ, फोर की पॉइंट आपको याद रखने. फर्स्ट वन इज ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑफ टू सिमिलर एंड डी सिमिलर मेटल. दो सिमिलर और डी सिमिलर मेटल की ज्वाइनिंग करते हैं. किसके और किसके हेल्प से? विद और विदाउट द हेल्प ऑफ हीट, with or without the help of filler metal, with or without the help of pressure. ये तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या इनका किसी दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या केवल वन हो सकता है. वो डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारे टर्म्स हैं. हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे हीट का इन्वॉल्व हुआ है, कहाँ फिलर मेटल का, और कहाँ पे प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, तो आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी. वेल्डिंग इज दी जॉइनिंग प्रोसेस ऑफ टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल विद और विदाउट द हेल्प ऑफ हीट, फिलर एंड प्रेशर. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग? वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? सपोज द फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग इज इट require less time to join the workpiece as comparison to the other joining process. जो वेल्डिंग होती है उसमें आपका टाइम रिक्वायरमेंट आपका क्या होता है? बहुत कम होता है. टाइम जो होती है वो आपकी क्या होती है? कम होती है एज कंपेरिजन टू अदर ज्वाइनिंग प्रोसेस. अदर ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या हो सकते हैं? सपोज नट एंड बोल्ट, मैंने बताया था आपको. टाइप्स ऑफ जॉइंट भी बताए थे, टेम्पररी जॉइंट एंड परमानेंट जॉइंट. नट एंड बोल्ट आपके कौन से जॉइंट है? दीज वन इज टेम्प्रोरी जॉइंट. ये आपके टेम्प्रोरी जॉइंट होते हैं. टेम्प्रोरी जॉइंट क्या होते हैं? जिस पे आपका जो पेरेंट मेटल होता है, वाइल डिसमेंटलिंग द पेरेंट मेटल देयर इज नो इफेक्ट ऑन दी बोथ पार्ट. जो पार्ट को हम डिसमेंटल करते हैं, अलग करते हैं, उस पर आपका कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो दैट वन इज नोन एज टेम्प्रोरी जॉइंट. तो जैसे सपोज करिए हम बात करते हैं लेस टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन दी वर्क पीस. वेल्डिंग में आपका कम टाइम रिक्वायर्ड होता है एज कंपेरिजन टू दी अदर ज्वाइनिंग प्रोसेस. क्या होता है? सपोज करिए नट एंड बोल्ट से आपको ज्वाइनिंग करनी है और उसी पार्ट को आपको क्या करना है? वेल्डिंग से करना है. तो नट एंड बोल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो पार्ट को ज्वाइन करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक ए होल विद द हेल्प ऑफ द ड्रिलिंग मशीन. किसी भी आपको नट एंड बोल्ट जहाँ असेंबली होगी आप देखोगे वहाँ पे होल बने होते हैं. उस प्री डिफाइंड पोजीशन पे आप क्या करते हो? सपोज करिए ये आपके दो पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट में आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ द नट एंड बोल्ट. तो आप क्या करोगे? इस प्री डिफाइंड पार्ट पे आप क्या करोगे? होल करोगे विद द हेल्प ऑफ द ड्रिलिंग मशीन. ड्रिलिंग मशीन से आपने होल किया, इन दोनों पार्ट को क्या करोगे? एक दूसरे पे सेट करोगे एंड देन इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सेट करोगे एंड देन यूज नट एंड बोल्ट टू क्लैम्प दिस पार्ट. तो आपको पहले ड्रिल करनी पड़ेगी, फिर आप उसको क्या सेटअप करोगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द होल एंड देन वी हैव टू अप्लाई नट एंड बोल्ट. तो इट विल टेक मोर टाइम एज कंपेरिजन टू वेल्डिंग. वेल्डिंग में क्या है? सिंपली आप क्या करो, इन एक दूसरे को प्लेस करो और आप क्या करो? डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ करके आप उसमें क्या कर सकते हो? वेल्डिंग कर सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया कि इट रिक्वायर्ड लेस टाइम टू ज्वाइन ए वर्क पीस एज कंपेरिजन टू दी अदर ज्वाइनिंग प्रोसेस. इसमें टाइम आपकी क्या होती है? कम इन्वॉल्व होती है. सेकेंड वन इज टाइट एंड लीक प्रूफ ज्वाइंट इज प्रोड्यूस. जो वेल्डिंग होती है वो आपकी क्या होती है? लीक प्रूफ ज्वाइंट प्रोवाइड करती है. सपोज करो, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने ऑयल टैंकर देखा होगा कभी. जो ऑयल टैंकर आपके क्या होते हैं? पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो उनके पीछे आपने देखा होगा एक हेमी स्फेरिकल आपके क्या होता है? मेटल लगा हो, हेमी स्फेरिकल टाइप का आपका वर्क पीस होता है. और फर्दर आपका क्या होता है? एक सिलिंड्रिकल वर्क पीस होता है. इस सिलिंड्रिकल वर्क पीस पोर्शन की इसकी अलग से हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसको अलग
अलग से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर इन दोनों पार्ट को हम ज्वाइन करते हैं। तो इसके कॉर्नर पॉइंट में आपने देखा होगा एक्सेस मेटल होता है। वो एक्सेस मेटल कुछ नहीं होता, वो ज्वाइनिंग करी जाती है विद द हेल्प ऑफ द वेल्डिंग। तो वो वेल्डिंग से हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो जॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, लीक प्रूफ होता है। इट मीन्स इट डज नॉट अलाउ एनी लिक्विड और गैसेस मेटल टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट कंटेनर। ये आपका क्या करता है, गैस हो या लिक्विड हो या कोई भी मैटर हो, तो उसको आपको क्या करता है, अलाउ नहीं करता कि वो आपका स्केप आउट कर जाए फ्रॉम दैट कंटेनर। सॉरी, उस कंटेनर से आपका क्या करता है, गैस हो या लिक्विड हो या कोई भी मैटर हो, वो आपका क्या करता है, इस कंटेनर से आपका क्या करता है, स्केप आउट नहीं करेगा, मतलब वो वहाँ से नहीं निकलेगा। इसलिए आपका क्या करता है, जॉइनिंग जो वेल्डिंग होती है, आपके जो भी कंटेनर वगैरह होते हैं वो वेल्डिंग के थ्रू की जाती है, ना कि आपकी रिवेटेड जॉइंट होती है, ना आपका बोल्ट जॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, दैट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डिंग इज मच बेटर देन दी अदर ज्वाइनिंग प्रोसेस। जो भी आपने ज्वाइन किया है, जो भी आपने वर्कपीस को ज्वाइन किया है, तो उसमें आपका क्या होता है, स्ट्रेंथ जो आपकी होती है वेल्डिंग की, वो हायर होती है। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, जनरली आपकी क्या होती है, हायर होती है। और ये जनरली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेंथ आपकी वेल्डिंग की कितनी हायर होती है। तो जनरली आप ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रेंथ आपकी वेल्डिंग की होती है वो इक्वल टू आइदर इक्वल टू दी सॉरी आइदर इक्वल टू दी और ग्रेटर देन दी स्ट्रेंथ ऑफ दी पेरेंट मेटल। जो स्ट्रेंथ आपकी वेल्डिंग जॉइंट में प्रोवाइड होती है वो या तो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट मेटल के बराबर होगी या स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा होगी। सपोज करिए आपके, मान लीजिए कि कोई आपने माइल्ड स्टील किया, उसका 400 मेगापास्कल आपका क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो जो जॉइंट होगा, अगर किसी प्रोडक्ट आप माइल्ड स्टील को ज्वाइंट करते हैं, तो जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी उस 400 मेगापास्कल के बराबर होगी या फर्दर उससे ज़्यादा होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेंथ आपकी ऑब्टेंड होती है इन केस ऑफ वेल्डिंग इज मच हायर, वो आपकी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू दी अदर ज्वाइनिंग प्रोसेस। फोर्थ वन इज ऑटोमेशन कैन बी अचीव्ड। ऑटोमेशन मीन्स क्या होता है कि सपोज करिए आपको क्या करनी है, ज्वाइनिंग करनी है। जनरली आप जो वर्कशॉप में आप करते हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, मैनुअल आप ज्वाइनिंग करते हो। आप क्या करते हो, फर्दर वर्क पीस को प्रिपेयर करते हो, सरफेस प्रिपरेशन करते हो, देन होल्ड करते हो, फिर और मैनुअली आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड का जो आपकी आर्क वेल्डिंग होती है उस इलेक्ट्रोड को फेड करते हो टुवर्ड्स दी जॉइंट। एट दैट time we are using at manually, but in industry TIG and MIG, एक ये आपकी क्या है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है। TIG हम पढ़ेंगे इसको भी, और MIG, इनमें क्या करते हैं, हम ऑटोमेशन कर देते हैं। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, इसमें फिलर मेटल की फीडिंग करते हैं, वर्कपीस का मूवमेंट देते हैं, और ये जनरली आपका कंट्रोल्ड होता है बाय दी कंट्रोल यूनिट। एक कंट्रोल यूनिट होती है, उससे हम क्या करते हैं, इसमें कितना आपको फीड देना है, कितने सेकंड के बाद से हमें वर्कपीस को मूव करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होती है, ऑटोमेशन करती है। इसकी वजह से आपका क्या होता है, ऑटोमेशन की वजह से आपका क्या होगा, ये मेटल ऑटोमेशन की वजह से क्या होगा, जो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए जॉइंट इज़ वेरी लेस। जो आपकी जो टाइम लगती है वो आपकी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। और साथ ही साथ आपका जो जॉइंट प्रोडक्ट होगा दैट वन विल बी फिनिश्ड वन, वो आपका जो जॉइंट प्रोडक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, और एज कंपेरिजन टू दी अदर वेल्डिंग मैनुअल वेल्डिंग के कंपेरिजन में आपका जॉइनिंग जो होगी वो अच्छी होगी। बात करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट जो इन्वॉल्वमेंट होती है इन वेल्डिंग, वो आपकी क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत लेस होती है एज कंपेरिजन टू दी अदर, जैसे नट बोल्ट हो गया या रिवेटेड हो गया, उस केस के उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है, ज्वाइनिंग कॉस्ट जो होती है वो आपकी कम होती है। दैट्स वाई वी यूज वेल्डिंग एज मास प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वेल्डिंग का यूज़ कर सकते हैं। जनरल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। सपोज करें जैसे आपका रिपेयर वगैरह होता है, तो वो आपका जनरल पर्पज़ हो जाए। जैसे आपका कुर्सी हो गया, कुर्सी जो होती है माइल्ड स्टील की, अगर उसका जो चेयर का पैर होता है, लेग होता है, अगर टूट जाता है तो आप फर्दर आप ले जाते हो वेल्डिंग वर्कशॉप में, तो वो जनरल पर्पज़ हो गया। लेकिन मास प्रोडक्शन में जैसे सपोज करो कार इंडस्ट्रीज़ हो गया एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया, वहाँ पे आप क्या क्या करते हो, इसका प्रोडक्शन करते हैं, हायर रेट पे होती है। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। फिफ्थ वन,
की जो कास्ट इन्वॉल्व होती है वो भी आपकी क्या होती है, कम होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट हैज़ हायर वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट जो ये वेल्डिंग है, वेल्डिंग कैन बी डन इन एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कहीं भी हो सकती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग को आपको क्या कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आप शिप बिल्डिंग की बात करते हैं, शिप बिल्डिंग में जो आपकी शिप होती है वो आपकी क्या होती है, पानी में अगर सपोज करके चली गई, मतलब उसको हमने क्या कर दिया, कमीशन किया, तो वो आपकी जो शिप होती है वो आपकी पानी में, वाटर में है। और सपोज करिए जो उसका लोअर पार्ट होता है, जैसे ये शिप है और ये ऊपर आपका, तो ये जो लोअर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हल, बहुत बड़ा होता है, तो इसका 1/3 पोजीशन आपका क्या होता है, वाटर में रहता है। लेकिन सपोज करिए ये जो पोर्शन है, इसकी जो शीट मेटल होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कोरोजन की वजह से, हाँ, कोरोजन की वजह से आपकी क्या होती है, ये धीरे धीरे डिग्रेड होते थे, जिससे आपका क्या होता है, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वियर आउट हो जाते हैं, और दैट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ लीकिंग ऑफ द वाटर इनटू द शिप हल। शिप हल में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू परफॉर्म ए वेल्डिंग। और वेल्डिंग हमें कहाँ करनी है, ध्यान रखना है, ये आपका जो हल है आपका वाटर में, तो इसलिए हम अंडर वाटर वेल्डिंग का भी यूज़ करके हम वहाँ पे क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हायर वर्सेटिलिटी इसकी क्या होती है, वेल्डिंग की हायर वर्सेटिलिटी होती है एज कंपेरिजन टू दी अदर वेल्डिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस। थर्ड वन, सिक्स्थ वन, सेवन्थ वन इज पोर्टेबल एंड कैन बी डन इन एनी पोजिशन। पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। जैसे सपोज करो आपने हॉस्टल में देखा होगा कुछ पार्ट्स वगैरह टूट जाते हैं, तो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, जो वर्कर होते हैं, जो स्किल्ड वर्कर जो होते हैं, वो आप ट्रांसफार्मर ले जाते हैं और उसको क्या करते हैं, पावर सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर वो आपको क्या करते हैं, एक पोजीशन से उठा के दूसरे पोजीशन पे आपको ले जाते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब दैट कैन बी ट्रांसफर, दैट कैन बी टेकन फ्रॉम वन पोजीशन टू दी अदर पोजीशन। तो इसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है, उसको आपने क्या इजीली पिकअप किया, जहाँ पे वेल्डिंग करनी है आप क्या किया, वहाँ पे ले गए, सेटअप को आपने क्या किया, अरेंज किया, पावर सोर्स से अप्लाई किया एंड वेल्डिंग करी, और फिर फर्दर आपने क्या किया, अपरेटस को उठा के अपने वर्कशॉप में लेते हैं। तो दैट इज़ नोन एज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या है, दैट पोर्टेबिलिटी हमने अभी डिस्कस किया कि दैट कैन बी टेकन फ्रॉम वन पोजीशन टू दी अदर पोजीशन, ठीक है, एंड कैन बी डन इन एनी पोजीशन। एनी पोजीशन की क्या मतलब है, जब हम वेल्डिंग डिज़ाइन पढ़ेंगे, वेल्डिंग डिज़ाइन कंसिडरेशन, उसमें आपको 3 पोजीशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक वर्टिकल पोजीशन, एक ओवरहेड पोजीशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि वर्कपीस जो होगा वो क्या होगा, बिलो दी इलेक्ट्रोड, मतलब जो आपको सपोज करिए आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आर्क वेल्डिंग जैसे आपने वहाँ पे परफॉर्म करी है वर्कशॉप में, ज्वाइनिंग करी है लैप एंड वर्टिकल, तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है। अगर सपोज करिए वही वर्कपीस को आपने क्या किया, आपने वर्टिकली आपने उसको प्लेस कर दिया और फिर वेल्डिंग करते हैं, तो दैट पोजीशन इज नोन एज वर्टिकल। ओवरहेड मतलब कि above the position, above the head of the worker, जो वर्कर है उसका हेड बिलो टू दी वर्कपीस, जो वर्कपीस होगी उसके बिलो होगा, और जो वेल्डिंग होगी वो above the head of the worker, वर्कर के above होगा। तो these are the 7 advantages of the welding process as comparison to the other joining process। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग की हम बात करेंगे, तो डिसएडवांटेजेस में आपका क्या आता है, फर्स्ट वन इज हेल्थ हैजार्ड। हेल्थ हैजार्ड से क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, जनरली व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द वेल्डिंग ऑपरेशन, इट विल क्रिएट फ्यूम, FUMES, फ्यूम एंड गैसेस, and will produce high light। जब हम वेल्डिंग करते हैं, सपोज करिए आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पर देखना होगा कि आपने गैसेस और फ्यूम्स आपकी प्रोड्यूस होती हैं। गैसेस और फ्यूम्स क्या होती हैं, दोनों डिफरेंट है। फ्यूम्स क्या है, फ्यूम्स आपका क्या होता है, जनरली फ्यूम्स इज द सस्पेंडेड मेटल पार्टिकल्स इन द एयर। जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एयर में सस्पेंडेड होते हैं, दैट इज नोन एज फ्यूम। और गैसेस क्या होती हैं, जो बर्nt आउट होने के बाद से, जब आप इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ कोटिंग होती है, तो उसमें कुछ मटेरियल्स मिले होते हैं, वो क्या होते हैं, जब हायर टेम्परेचर पर टोटली वो क्या होता है, बर्nt हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी क्या होती है, गैसेस होती हैं। सपोज करिए आपने क्या किया है,
सॉ डस्ट होता है, जो आपका वुड डस्ट होता है, उसको आप बर्न करोगे तो देखा होगा कि बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, धुआं निकलती है, दैट वन इज नोन एज गैसेज। लेकिन फ्यूम्स क्या होती है, जो सस्पेंडेड मेटल पार्टिकल्स होते हैं, आपने जिस मेटल को ज्वाइन किया या फिलर मेटल को आपने मेल्ट किया, उसके कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में या गैस में आपके सॉरी एटमॉस्फेयर में या उस इन्वायरमेंट में वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वेपराइज हो जाते हैं और वो गैसेस के साथ आपके घूमते रहते हैं। तो ये फ्यूम गैसेस, इसको रब कर देता हूँ, जो ये फ्यूम और गैसेस हैं और जो वर्कर है, अगर सपोज करिए वर्कर ने अपने कुछ नहीं पहना है, मतलब जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपने उसने नहीं लिया हुआ है, तो जब वो इनहेल करता है और एक्सहेल करता है, तो ड्यूरिंग इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इट विल कैरी सम फ्यूम एंड गैसेस, दैट विल लीड टू द रेस्पिरेटरी डिजीज। वो आपका क्या करेगा, वर्कर जो होगा उसको क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिजीज को प्रोनाउंस कर जाएगा, वो रेस्पिरेटरी डिजीज आपका क्या करेगा, उसके अंदर प्रोड्यूस कर जाएगा, सॉरी रेस्पिरेटरी डिजीज का प्रोन हो जाएगा, कि मतलब उसमें लंग्स से रिलेटेड जो आपकी डिजीज होते हैं उस पे आपके क्या करेंगे, उसको इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हेल्थ हैजार्ड्स को आपको क्या करना है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू नट एंड बोल्ट और रिवेटिंग। रिवेटिंग में क्या, सिंपली आपने क्या किया, ड्रिल किया और नट एंड बोल्ट को रेंच वगैरह से लेके आपने क्या किया, टाइट कर दिया। लेकिन वेल्डिंग में क्या होता है, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो ड्यू टू हायर टेम्परेचर फ्यूम एंड गैसेज जनरेट होती हैं, साथ ही साथ आपके क्या होती है, लाइट वगैरह जनरेट होती हैं। जो लाइट होती हैं वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसको आप क्या करते हैं, नेकेड आई से आप क्या करते हो, नेकेड आई से नहीं दे सकते हो। इसलिए आपका क्या होता है, टिंटेड ग्लास या ब्लैक कलर्ड के ग्लास का यूज़ करते हैं हम, आपको वो देखने के लिए, पोजीशन करने के लिए आपकी इलेक्ट्रोड को टू दी वर्क पीस पे। तो इसलिए जनरली आपका जब वेल्डिंग होता है तो वो कहा जाता है कि आप क्या करो, डायरेक्टली आप वेल्डिंग पे ना देखो। और इसी से रिलेटेड हमारे क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ओशा, OSHA, उस ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने क्या करा, एक गाइडलाइन इन्होंने दी है कि इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कोई भी अगर इंडस्ट्रीज़ है इस गाइडलाइन को फॉलो करेगा। कि इसमें यह है कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, उसकी वर्किंग 8 आवर है, तो वो कंटिन्यूस 1 आवर या 2 आवर काम करेगा, फिर 15 to 10 मिनट आप रेस्ट करेगा, फिर आप फर्दर आपकी काम करेगा। इसी तरह सिंपली क्या होगा कि अगर कोई वर्कर है तो उसको क्या करना, प्रॉपर पर्सनल इक्विपमेंट प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक लेदर की आपकी वो होती है, क्या कहते हैं उसको, एप्रॉन होता है, उसको आप पहनते हैं, ग्लव्स होता है, फिर उसके बाद ग्लासेस आते हैं। तो दीज आर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ओशा के गाइडलाइन होती है और ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जनरली होती है, नहीं कि वर्कशॉप के लिए। वर्कशॉप वगैरह में क्या होता है, सिंपली आपका मुश्किल से 15-20 मिनट का काम होता है और वहाँ पे आप सिंपल ऐसे ही कर लेते हो। तो ये आपके क्या होते हैं, हेल्थ हैजार्ड्स को आपका क्या होता है, प्रोनाउंस होते हैं इन केस ऑफ दी वेल्डिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टेज ऑफ फिलर मेटल। तो जनरली आपकी वेल्डिंग में क्या होता है, वेस्टेज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। आपने जब इलेक्ट्रोड देखा होगा तो लास्ट पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रोड ख़त्म होता जाता है, जहाँ कोटिंग आप उसकी समाप्त होती है, उसके बाद से आप क्या करते हो, उस फिलर मेटल को आप क्या करते हो, थ्रो आउट कर देते हो। जैसे ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये कोटिंग, ये आपकी कोटिंग है। तो यहाँ जब ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे आपका एंड हो गया वेल्डिंग, तो ये इस पोर्शन को आप क्या करते हो, थ्रो आउट कर देते हो, फेंक देते हो। जब इसको फेंक देते हो, ये क्या होता है, एज ए वेस्टेज हो गया। तो इस तरह आपका क्या होता है, फिलर मेटल का वेस्टेज आपका इसमें अकर होता है। दैट वन इज ए अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द वेल्डिंग। थर्ड वन इज डिस्टॉर्शन ऑफ द वर्क पीस टेक प्लेस। अब जैसे ही हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में आपका क्या होता है जनरली कि हायर टेम्परेचर आपकी क्या होती है, जनरेट होती है। हायर टेम्परेचर, सपोज करिए हमने क्या किया, इस दो वर्क पीस को हमें ज्वाइन करना है और यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड से हमने यहाँ पे क्या किया, हीट अप किया। तो यहाँ पे जनरली आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका टेम्परेचर आपका क्रिएट होता है, जनरेट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ये 3500 डिग्री सेल्सियस की वजह से आपका क्या होगा, इसके जस्ट एडजेसेंट आपके मेटल्स होंगे, वो क्या करेंगे, थर्मल आपके क्या होंगे, ड्यू टू हाई टेम्परेचर दे विल स्टार्ट। और सपोज करिए इसको हमने क्या किया, इधर से क्लैम्प किया है,
मतलब इसको हम डिस्ट्रिक्ट कर दिए कि ये आपका इस साइड नहीं बढ़ेगा और इसको इस साइड नहीं बढ़ेगा। तो दीज एडजस्टेंट टू दी वेल्डिंग जॉइंट के पास के जो मेटल होंगे वो क्या करेंगे, एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। जब वो एक्सपेंड करेंगे और ये फर्दर इनको हम लायबिलिटी नहीं देते हैं कि आप क्या करोगे, इस साइड इंक्रीज़ करो या इस साइड इंक्रीज़ करो, उसकी वजह से क्या होंगे, इन बिटवीन जो आपके मेटल होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। डिस्टॉर्ट मतलब क्या हो जाएंगे, अनइवननेस आपकी आ जाएगी वर्क पीस में। तो इसीलिए थर्मल एक्सपेंशन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं इन वेल्डिंग। ये आपका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेजेस है इन केस ऑफ द वेल्डिंग। फोर्थ वन, आपका स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। स्किल्ड ऑपरेटर आपका रिक्वायर होता है ताकि आपकी वेल्डिंग आसानी से कर सके। ये आपको हम आपका एग्जांपल हम इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि जब आपने वेल्डिंग करी होगी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो आप देखोगे तो कहते होगे सर ये हमारा अच्छे से नहीं बन पा रहा है, जो जॉइंट हमने बनाया अच्छे से नहीं बन पा रहा है। लेकिन जो हमारे वो हैं टीए वगैरह हैं, जैसे अतुल सर वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत साउंड वेल्डिंग आपकी जॉइंट प्रोड्यूस करते हैं। तो वही है, मतलब कि स्किल्ड ऑपरेटर होना चाहिए ताकि आपका क्या जो जॉइंट प्रोड्यूस हो वो आपका साउंड हो, साउंड क्लियरली, साउंड जॉइंट हो। साउंड मतलब कि आपका कि जो जॉइनिंग हो वहाँ पे एक भी मतलब बीच में आपका प्रॉपर फ्यूजन हो, वहाँ पे लैक ऑफ पेनिट्रेशन ना हो। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सारी वेल्डिंग डिफेक्ट्स में आएंगी, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ वन आपका क्या, चेंज इन मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम ज्वाइंट करते हैं मेटल को, तो उस केस में आपका क्या होता है कि मेटल को हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो हमने आपको हॉट एंड कोल्ड वर्किंग में बताया था कि जब भी हम किसी भी मेटल को आप क्या करते हो, हाई टेम्परेचर पर प्रोवाइड करते हो, अगर उसका टेम्परेचर एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है, मटेरियल में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होने लगते हैं, रीग्रोथ होने लगता है, सॉरी ग्रेन का रीग्रोथ होने लगता है। जो ग्रेन होते हैं उसके मटेरियल के अंदर, वो क्या करते हैं, स्टार्ट टू रीओरिएंट देमसेल्फ एंड मेक ए अनदर स्ट्रक्चर, वो अनदर स्ट्रक्चर बनाते। तो वही है यहाँ पे हमने जो है कि अगर सपोज करिए माइल्ड स्टील का हमने प्रोडक्ट लिया और उसको ज्वाइंट किया, तो ज्वाइंट पे जो आपकी स्ट्रक्चर होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दैट चेंज इज नोन एज मेटलर्जिकल चेंज। ये चेंजेस क्यों हो रही है, ये चेंजेस इसलिए हो रही है क्योंकि हमने इसको टेम्परेचर क्या किया, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से दिया है, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया, जिसकी वजह से आपके क्या होंगे, इस मटेरियल में आपके क्या होते हैं, रीग्रोथ हो जाती है, रीओरिएंटेशन हो जाता है आपके ग्रेन का, और मटेरियल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो दैट इज नोन एज चेंज इन मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज। दीज 5 points are the disadvantage of the welding. Next, we will talk about the classification of the welding. In classification of the welding, we broadly classified into 3 parts, mainly 3 parts. First one is solid state welding, second one is liquid state welding, and third one is solid liquid state welding. इस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को जनरली हम ऑटोजीनियस भी कहते हैं, लिक्विड को हम क्या करते हैं, होमोजीनियस, और सॉलिड लिक्विड को हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग एंड सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। पहले हम समझते हैं कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या है, और सॉलिड और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या है। इसमें क्या होता है, पेरेंट मेटल, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पेरेंट मेटल क्या होते हैं और फिलर मेटल क्या होते हैं। पेरेंट मेटल आर दोज मेटल विच आर गोइंग टू ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टू ईच अदर। जो पेरेंट मेटल जिसको हम ज्वाइन करना है एक दूसरे से, दैट इज नोन एज पेरेंट मेटल। बट with the help of material we are going to join the parent metal is known as filler metal, जिसकी हेल्प से हम करते हैं उसे हम फिलर मेटल करते हैं। जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में होता है, जो पेरेंट मेटल्स आर इन दी सॉलिड स्टेट, इसका मतलब क्या है कि जो इस पेरेंट मेटल जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं वो क्या होंगे, दोनों पेरेंट मेटल क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। इट मीन्स कि मेल्टिंग ऑफ मटेरियल, मेल्टिंग ऑफ पेरेंट मेटल डज नॉट टेक प्लेस। इन दोनों पेरेंट मेटल की जो मेल्टिंग होगी वो नहीं होगी, मतलब वो क्या होगा, वाइल परफॉर्मिंग दी वेल्डिंग प्रोसेस दीज पेरेंट मेटल्स आर इन दी स्टेट ऑफ सॉलिड स्टेट में रहेंगे, उसमें कोई मेल्टिंग नहीं टेक प्लेस करेगी। क्लियर हो गया सॉलिड स्टेट वेल्डिंग।
लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में बोथ वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट मेटल एज वेल एज फिलर मेटल, दोनों आपके क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे। इट मीन्स कि देयर विल बी द मेल्टिंग ऑफ द पेरेंट मेटल एज वेल एज फिलर मेटल, दोनों की आपकी क्या होगी, मेल्टिंग होगी, पेरेंट और फिलर मेटल की आपकी मेल्टिंग होगी। जैसे हमने बताया था कि आपने जब वर्कशॉप में किया होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड भी कंज्यूम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी आपकी क्या होगी, मेल्टिंग हो रही है, और मेल्टिंग होकर क्या हो रहा है, जॉइंट पे वो जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो देखिए, और साथ साथ में आपका जो आपने वर्कपीस बनाया था दिस वन पेरेंट मेटल, ये भी इसका भी कुछ पार्ट आपका क्या होता है, मेल्ट होता है। तो दोज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज कम्स अंडर लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। थर्ड वन इज सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग या हेट्रोजेनस वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, जो फिलर मेटल होता है वो आपका केवल क्या होता है, फिलर मेटल आर इन लिक्विड स्टेट, इट मीन फिलर मेटल आपका क्या होगा, मेल्ट होगा, और जो पेरेंट मेटल होंगे वो क्या होंगे, पेरेंट मेटल आपके क्या होंगे, मेल्ट नहीं होंगे। जैसे आपने सोल्डरिंग करी होगी, तो सोल्डरिंग में आपके जो सोल्डर होता है उसमें आपने क्या किया, सोल्डर वायर को आपने क्या किया, मेल्ट किया था और उसको डायरेक्टली डिपॉजिट किया था आईसी बोर्ड पे, आपने जो भी ज्वाइंट किया होगा उसमें। तो वहाँ पे आपने देखा था कि तो सोल्डरिंग जो होती है वो आपकी किसके अंदर आती है, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के अंदर आती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, weldability. What is weldability? The weldability is the ability of material to weld with a definite weld strength and proper structure. जो weldability होती है किसी भी मटेरियल की, कि वो आपका क्या होता है, इजीली वो वेल्ड हो जाए, लेकिन विथ ए डिफिनिट वेल्ड स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर। उसमें क्या, वेल्डिंग के बाद से उसमें आपकी क्या होती है, एक प्रॉपर डिफिनिट वेल्डिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, साथ साथ में उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये जो वेल्डेबिलिटी होती है डिपेंड करती है 4 पॉइंट। फर्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जितनी आपकी ज़्यादा होगी उतनी आपकी क्या होगी, वेल्डेबिलिटी कम होगी। जैसे टंगस्टन होता है, टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए टंगस्टन की वेल्डेबिलिटी आपकी क्या होती है, बहुत कम होती है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी जितनी आपकी क्या होती, ज़्यादा होगी थर्मल कंडक्टिविटी, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, उतनी आपकी क्या होगी, वेल्डेबिलिटी आपकी क्या होगी, कम होगी। क्यों? जैसे आप सपोज करिए, आप क्या करते हैं, दो मेटल को आप क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। सपोज करिए दो मेटल को आपने क्या किया, इसको आपने ज्वाइंट किया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से सपोज करिए यहाँ पे जान के, यहाँ पे आपने क्या किया, लोकलाइज्ड हीट आपने दिया। अब इसकी कंडक्टिविटी आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जो ये लोकलाइज्ड हीट है ये क्या होगा, ये इस मेटल के अंदर क्या होगा, ट्रांसफ़र होता जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मेल्टिंग, प्रॉपर मेल्टिंग आपकी टेक प्लेस नहीं हो पाएगी और प्रॉपर आपका फ्यूजन नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हायर कंडक्टिविटी लीड्स टू दी लोअर वेल्डेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका क्या होता है, मटेरियल में प्रॉपर वेल्डिंग होना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जितना ज़्यादा आपका थर्मल एक्सपेंशन होगा उतनी आपकी क्या होगी, थर्मल एक्सपेंशन आपका क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा। ये किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। अगर सपोज करिए एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम की कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम प्रॉपर, इसलिए एल्युमिनियम की वेल्डेबिलिटी आपकी कम होती है एज कंपेरिजन टू दी माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको हीटअप करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देगा। कोई भी प्रोडक्ट होगा एल्युमिनियम का, वो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। जैसे जैसे वो एक्सपेंड करेगा वो क्या होगा, मेटल को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करना स्टार्ट करेगा। इसलिए थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा, वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस कंडीशन। सरफेस कंडीशन क्या है, व्हाट इज सरफेस कंडीशन? सरफेस कंडीशन इज, आप क्या करते हैं, जनरली जो भी प्रोडक्ट लेते हैं आप, तो आप क्या करते हो, जब प्रोडक्ट जॉब बनाते हो तो उसमें फाइलिंग करते हो। फाइलिंग क्यों करते हो? वी आर डूइंग इट, फाइलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि उस पर जो रस्ट है, ऑयल है, ग्रीज है, वो रिमूव हो जाए। तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सरफेस प्रिपरेशन। जो हम वर्कशॉप में आपको देते हैं कि दो जॉइंट आपको बट एंड लेफ्ट जॉइंट बनाना है, पहले उस पर आप क्या करते हो, 15-20 मिनट फाइलिंग करते हो। दैट फाइलिंग इज़ ए सरफेस प्रिपरेशन। हम सरफेस प्रिपेयर करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, फाइलिंग में जो आपके जो रस्ट वगैरह होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं, ताकि आपका क्या हो, जो प्रॉपर आप वेल्डिंग करो तो प्रॉपर आपका फ्यूजन हो फिलर मेटल का और साथ साथ पेरेंट मेटल का, और वो आपका क्या हो, प्रॉपर वेल्डिंग आपकी जॉइंट प्रोड्यूस हो जाए। तो इसलिए वेल्डेबिलिटी आपकी क्या है, मेनली आपके कितने हैं,
4 पॉइंट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होनी चाहिए, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो इट मीन्स आपकी वेल्डेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वेल्डेबिलिटी आपकी क्या होगी, कम होगी। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो अगर लोअर थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो वेल्डेबिलिटी बेटर होगी, और हायर होगी तो वेल्डेबिलिटी आपकी क्या होगी, लोअर होगी। थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे, अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हायर होगा तो वेल्डेबिलिटी क्या होगी, लोअर होगी, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वाइस वर्सा। सरफेस कंडीशन की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, सरफेस प्रिपरेशन करनी पड़ती है। के लिए हम क्या करते हैं, फाइलिंग वगैरह करते हैं, या ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने के लिए केमिकल इचेंट वगैरह का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। So these are the topic we have covered in this video lecture. I have given this as a assignment. You have to submit. Some student are taking the classes as a daily, but other student are not providing any. अदर स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। मुझे उन लोगों से कहना है कि आपको पहले ही विनय सर ने, जो वाइस चांसलर है के से, तो आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम होंगे, उसके डेट नोटिफाई होंगे, तो इसलिए आपको क्या, जो भी वीडियो लेक्चर दे रहे हैं आप उस वीडियो लेक्चर को कवर करें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। तो हमें क्या करना है कि आपको ये प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और साथ साथ में जो भी असाइनमेंट वगैरह दिया जाता है आप उसको प्रॉपरली आप सबमिट करो इन दी स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाए तो उसके अंदर करो। वैसे भी घर बैठे बैठे आप लोग क्या होगे, बोर ही हो गए होगे, कितना मोबाइल चलाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर आप निकाल लो और काम करके दो। तो आपका असाइनमेंट ये होगा कि व्हाट आर दी एप्लीकेशन ऑफ दी वेल्डिंग। ये आपके वेल्डिंग के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, आप इसको राइट डाउन करके मुझे कल, सॉरी, बिफोर 10 PM आप क्या करोगे, मुझे सबमिट करोगे। और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं जो आपको क्या कर रहे हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ आप उनसे बात करो, और वीडियो जो भी लेक्चर वगैरह हैं आप उसके थ्रू जाएं। ओके, थैंक यू।